नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो कंज्यूमर अड्डा में हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे रोचक विषय जो आपके हमारे जीवन से सीधे कनेक्टेड हैं और उनके बारे में जानना, समझना और फिर उन्हें जीवन में अपनाना हमारे लिए बेहद जरूरी। तो आज कुछ ऐसे एक विषय जिसमें शायद और बड़ा कहूँ स्पेक्ट्रम आ जाएगा, जहाँ पर ये रेगुलर चीज़ों से थोड़ा हटकर है, क्योंकि ये बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है और ये कहता है कि ओपन बुक टेस्ट स्टूडेंट के लिए बेस्ट। तो ओपन बुक टेस्ट या OBE, इसकी चर्चा इन दिनों हो रही है क्योंकि खबरें कुछ ऐसी चल रही हैं कि अब जो है CBSE ओपन बुक एग्जामिनेशन, मतलब एक ऐसा एग्ज़ाम जहां पर आप अपनी किताब लेके जा सकते हैं और किताब खोल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। शायद आप में से कई लोगों ने ये अवधारणा, ये कंसेप्ट पहले भी सुना होगा। हो सकता है कई लोगों के लिए नया भी हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस होती है, ये कई जगह चलता भी है। तो ओपन बुक एग्ज़ाम कराने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, या इसके बारे में सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये जो हमारा रेगुलर या ट्रेडिशनल एग्ज़ाम है उससे कितना अलग होता है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, पहले तो हमें ये समझना होगा। ठीक है, तो आइए मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आखिर आज ये कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं। तो CBSE जो है वो ओपन बुक एग्जाम के बारे में सोच रहा है, प्लानिंग है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसके ऊपर अभी कोई स्पष्ट क्लियर चीज़ें नहीं है, लेकिन ऐसा प्लानिंग के लेवल पर है। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए इसका ट्रायल किया जा सकता है। इसमें स्टूडेंट एग्ज़ाम में किताबें, नोट्स, जैसा मैंने आपसे कहा, वो लेके जा पाएंगे। साथ ही किताबों से टॉपिक समझकर जवाब लिखने होंगे, क्योंकि अब एक समय तो ये ऐसा लगता है कि अरे वाह, बड़ा आसान सा है भाई, कि किताब दे दो और फिर बोलो कि प्रश्नों का उत्तर दो, तो ये तो बड़ा आसान होगा। नहीं, ये कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है रेगुलर एग्ज़ाम के मुकाबले भी। कैसे, आगे समझेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पैटर्न को तैयार कर सकती है, तो DU शायद इसमें मदद करेगा, क्योंकि ड्यूरिंग पैंडेमिक DU ने अपने यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन की व्यवस्था की थी। हालांकि वो मामला कुछ तकनीकी दिक्कतों में उलझा, कुछ दूसरी चीज़ों में उलझा, लेकिन बहरहाल मकसद आज की चर्चा का ये है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, ये होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हैं, और इससे आगे चल के क्या हम देखेंगे कि सारे स्कूलों में लागू किया जाएगा, संपूर्ण कक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा। तमाम ऐसे सवाल इसको सुनने के बाद मन में आते हैं। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि चर्चा बहुत बड़े आयाम की चर्चा है, क्योंकि ये देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई चर्चा है। चाहे आप आज स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, आपके लिए शो सुनना जरूरी है। CBSE के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली साहब खुद इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बिरला इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर मंजीत जैन हैं और साथ ही संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल सुवर्णा देशपांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अशोक जी, आपसे ही मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि CBSE ही इस पर विचार कर रही है। तो पहला तो ये कि ओपन बुक एग्जाम ऐस तो हमें सिंपल इतना समझ में आता है कि ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको किताब दे दी जाएगी और आपको उसको देखकर एग्जाम देना है, लेकिन क्या ये इसकी सही परिभाषा होगी और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि CBSE का ये पायलट प्रोजेक्ट है। अभी ये बहुत ही लिमिटेड दायरे में इसको जो है इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। अभी कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में इसे अभी शामिल नहीं होना है। एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ओपन बुक टेस्ट कोई नई सोच नहीं है। सपुस्तक परीक्षा प्रणाली नई सोच नहीं है। इस देश में भी और इंटरनेशनली भी स्कूल लेवल पर ये इस पर सोच हुई है, इस पर गहन चिंतन हुआ है, इसे लागू करने का प्रयास भी किया गया है। मैं अपना ही उदाहरण दे दूं। सबसे पहले ओपन बुक की टेस्ट स्कूल एजुकेशन में 1985-86 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ, जब मेरी पोस्टिंग लखनऊ में थी एज ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और मेरे लिए जिम्मेदारी थी कि लखनऊ में कक्षा 9 में जो है सपुस्तक परीक्षा प्रणाली लागू किया जाएगा। तो हम लोगों ने उसको किया, 1985-86 की बात है। किंतु उसकी जो फीडबैक आई, जिसके कारण से ये डंप किया गया। ये तो एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये है कि CBSE ने इटसेल्फ अभी कुछ वर्ष पूर्व जो है कुछ विषयों में, कुछ परीक्षाओं में जो है ये सपुस्तक परीक्षा प्रणाली जो है उन्होंने जो है इम्प्लीमेंट किया था। फिर उन्होंने इसको रोल बैक इसलिए किया कि फीडबैक जो है वो सकारात्मक नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है OPT में, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली में, कि हाउ टू फ्रेम
दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि इस प्रकार की परीक्षा में जो है सब सही रहती है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे पेपर सेटर्स में ये कॉम्पिटेंसी नहीं है कि इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली में क्वेश्चन पेपर्स बनाया जाए। तो हमें सबसे पहले हमारे पेपर सेटर्स की कॉम्पिटेंसी को हमें ट्रेन करना होगा, ट्यून करना होगा, उन्हें एम्पावर करना होगा, ताकि इस प्रकार की क्वेश्चंस जो है वो बन सकता है। दूसरी बड़ी जो डिफिकल्टी है, देखिए, बोर्ड परीक्षा में इंप्लीमेंट करने सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी यह रहेगी कि हमारे यहाँ लार्ज वेरिएबल्स है। हमारे सिस्टम में इतना ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कक्षा 9, 10, 11, 12 में सम्मिलित होते हैं, उनके लिए लॉजिस्टिक इश्यूज जो है एक बहुत बड़ी इशू रहेगी। देखिए, अब इन बच्चों को, इन बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के लिए रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस बुक्स का आयोजन करना of the same quantity, same quality across all examination centers in the country, it's a huge issue. इसको हम जो है करने में जो है संभव नहीं हो पाएगा। तो इसी दो फीडबैक के कारण ही जो है इसको जो है रोल बैक किया गया था इसके पूर्व में। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारी इस सपुस्तक परीक्षा प्रणाली की सोच क्यों रही। हमारे परीक्षा व्यवस्था में ये कहा जाता है कि अनफेयर मीन्स होते हैं, और अनफेयर मीन्स पर जो रोक लग जाएगी अगर हम परीक्षा बुक्स को जो है परीक्षा व्यवस्था में जो लागू कर देंगे। दूसरी सोच ये होती है कि हमारे बच्चों में एक अनायासी बोर्ड परीक्षा को लेकर तनाव रहते हैं, एक दबाव रहता है, उस दबाव में भी जो है कमी आएगी। ये दोनों जो अवधारणाएं हैं ये गलत है। देखिए, किसी भी परीक्षा प्रणाली में 3 डायमेंशन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, परीक्षा की क्रेडिबिलिटी, कि परीक्षा की साख कैसी है जी। दूसरी है परीक्षा की रिलायबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता क्या है, और तीसरा है वैलिडिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, वैधता। ये तीनों जब एक साथ नहीं होगा तब हमारी परीक्षा व्यवस्था की हम क्रेडिबिलिटी को हम नहीं कह सकते कि हमारी परीक्षा व्यवस्था अच्छी रही है। जी। हमें क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को जोड़ने के लिए बहुत सारी हमें काम करने होंगे, मेहनत करना होगा। ये सबसे बड़ी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अगर इस पर हम काम कर सकते हैं तो निश्चय ही हम सपुस्तक परीक्षा प्रणाली को हम कम से कम कक्षा 10 में या कुछ लिमिटेड विषयों में, जैसे इंटरनेशनल बोर्ड्स में है, वहां पर है अभी भी सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, किंतु कुछ ही सब्जेक्ट में है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर नहीं होते हैं। तो ये हमें थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, और उसके बाद ही हम इस परीक्षा व्यवस्था को कक्षा 10 या कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में लागू करने पर सोच सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा बिना अगर तैयारी के हम अगर इसमें लागू करने की हम प्रयास करेंगे, देयर इज एवरी चांस वी मे फॉल फ्लैट। ठीक है, बड़ा वृहद आंसर दे दिया गांगुली जी ने, क्योंकि उनका अपना अनुभव रहा, सीबीएसई के साथ इतना वक्त उन्होंने बिताया और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली उन्होंने देखी हैं, इसलिए वो एक गुणदोष उसका समझते हैं। मनमीत साहब, ये बताएं कि एक इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है, दो तो बताए अभी सर ने, एक ये भी है कि भाई जो रटन तरीका है या रटने वाली जो प्रणाली हमारे यहाँ है, बच्चे जिस तरीके से किताबों से रट्टा मार के बस पास होना चाहते हैं, उससे भी छुट्टी दिलाने वाली बात है। तो मैं जब इस विषय के बारे में सोच रहा था तो कुछ छात्र होते हैं जो रट्टा मारते हैं, या हो सकता है उनकी संख्या ज्यादा है, कुछ छात्र हैं जो समझ के चीजों को याद करते हैं, और कुछ छात्र हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, उनके लेवल अलग होते हैं। तो अब सारे छात्र एक जैसे नहीं हैं, तो जब ये भी सिस्टम आएगा तब भी वो सारे छात्र एक जैसे नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज को याद करना कोई बुरी बात है, ये मैं अपना मेरा अनुभव है कि याद करना और रट्टा मारने में दोनों में थोड़ा अंतर है। याद करना तो एक बहुत अच्छी चीज है, मुझे लगता है उससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। तो जब हम उस चीज से पीछा छुड़ाने के लिए यहां जा रहे हैं तो ये कैसे बैलेंस बैठेगा, ये मेरे मन में सवाल उठा जब मैं इस विषय को पढ़ रहा था। सर, बैलेंस के लिए सोच ही कौन रहा है? हालात ये है कि चोरी कंट्रोल नहीं हो रही तो सब दरवाजे खोल दो, ताले खोल दो, लेट द थीफ कम, आके चोरी करके लेके जाएंगे। यदि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम क्यों नहीं लेते आप? जब नीट और जेडब्ल्यू एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं ताकि बच्चों को लिखना ना पड़े, तो यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम क्यों नहीं हो सकते? और शुरुआत आप हायर क्लासेस से क्यों कर रहे हो? ग्रेड 1 to 8 पूरा एक एम्पायर है आपके पास में। आप क्यों चाहते हो कि बच्चे मुन्ना भाई बने? और यदि नहीं करना है, आपसे नहीं कंट्रोल होता है सिस्टम, तो लेट देम टॉक टुगेदर इन द एग्जाम हॉल, बैठ के कॉपी करेंगे और पास हो जाएंगे सारे। वो जब सीखने का मतलब नहीं है, नॉलेज एक्सेप्ट करने का मतलब नहीं है, खाली पास होने के लिए ओपन बुक दे रहे हैं हम उनको, इट मींस वी आर फेल्ड। ओपन बुक से अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी किसी कंडीशन में,
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बच्चे सिर्फ याद करेंगे पेज नंबर, रोटेशन रिवॉल्यूशन पेज नंबर 220, चैप्टर नंबर 12, पैराग्राफ नंबर 3। हम एक सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहे हैं, न कि डेवलपमेंट की तरफ। जहां जहां दिमाग में केमिकल लोचा इनके आएगा बच्चों को, हम उनको वैसाखियां हाथ में दे रहे हैं। जी। आगे जाके फ्यूचर में मौका नहीं मिलेगा। ऐसा समाज में कहां कहां वैसाखी मिलेगी। आई एम सरप्राइज, कल को एक पायलट जो है मैनुअल बैठ के फ्लाइट चला रहा है वो ओपन बुक के अंदर। तो जहां जहां यूज हुआ वहां फेल हो चुका है। इंटरनेशनल बोर्ड्स को बंद कर चुके हैं सर। आई डोंट नो हाउ सिस्टम विल एक्सेप्ट दिस पार्ट, बट ये बच्चों के हाथ में वैसाखी देने वाली बात होगी। जी जी। हालांकि तो फर्स्ट वेट ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाने की अभी तो बात है, जैसा गांगुली जी बता रहे थे। और उन्होंने एक और बात कही है, मैं सुवर्णा मैम आपसे पूछता हूं। गांगुली सर ने बिल्कुल अभी साफ किया कि इससे पहले कि हम ओपन बुक सिस्टम में जाएं, हमें ओपन बुक कर सिस्टम को बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए और उसका पेपर सेट करने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। मतलब जितना मैं पढ़ रहा था, जान रहा था, वरना तो बहुत सिंपल है कि मैं, जैसा अभी कह रहे हैं यहाँ पर जैन साहब, कि पन्ना देखो, निकालो, याद करो, लिख दो। पर शायद वैसा पैटर्न होगा नहीं। आपसे वो अगर पन्ने की नकल नहीं चाह रहे होंगे, वहां पे कुछ एनालिटिकल अप्रोच चाह रहे होंगे या कुछ इस तरह की चीज चाह रहे होंगे, और उस हिसाब से या तो पेपर बनेगा या नंबर दिए जाएंगे। क्या यही होगा? थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर इस पैनल डिस्कशन में। सबसे पहले तो मैं ये गांगुली सर के साथ बिल्कुल सहमत हूँ जब वो कह रहे हैं कि टीचर्स आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड। टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक जो हो रहा था वो क्वेश्चंस वो सारे मेमोरी बेस्ड होते थे। अब पिछले कुछ सालों से वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने लगे हैं। उसमें भी आप अगर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो उसमें एरर्स निकलते हैं। अगर आप बोर्ड के पेपर्स देखेंगे या स्कूल के भी पेपर्स देखेंगे, तो टीचर्स को ट्रेनिंग इस बात की देना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमें ये समझना जरूरी है कि ओपन बुक टेस्ट का मतलब क्या है, किस तरह की किताबें लेके जा सकते हैं, वेदर इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड बुक टेस्ट और वेदर इट्स अ फ्री बुक टेस्ट। अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो किस तरह की किताबें, कौन सी हम उनको रेफरेंस बुक्स अलाउ कर रहे हैं, वेदर टेक्स्ट बुक्स अलाउ कर रहे हैं, हम नोट्स अलाउ कर रहे हैं, या कोई सेट ऑफ बुक्स अलाउ कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल खुली छूट है जो जिससे भी आप देख के लिखना चाहते हैं। पर उस सबसे पहले ये बात आती है कि बच्चे को पता, कंटेंट पता होना चाहिए कि बुक में कहां पर क्या लिखा है। Unless the child has gone through the content, unless he is thorough with whatever is given in the textbook, he will not be able to attempt. और जब आप ओपन बुक टेस्ट की बात करते हैं तो ये रोड बेस्ड क्वेश्चंस नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये होंगे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस। तो इसमें बच्चे को एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस सब यूज करना पड़ेगा। और जब तक बच्चे को इस कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, वो ये पेपर लिख ही नहीं पाएगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम किस फॉर्मेट में ये पेपर दे रहे हैं, वेदर इट इज एमसीक्यू बेस्ड, वेदर इट इज एसे बेस्ड, और व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्मेट आर वी गिविंग, आर वी टाइमिंग इट। अगर टाइम पेपर भी है तो बच्चे को ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम बच्चे को ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है कि किस तरह का ओपन बुक टेस्ट क्या होता है। उसकी ट्रेनिंग हम सीधे 9th और 11th में जाके उनको बोला कि चलो अब भाई अगले एग्जाम आपकी ओपन बुक टेस्ट है, वैसे नहीं कर सकते। हमें ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है बच्चों को भी और टीचर्स को भी कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर सेट करें। जी नहीं, ये दोनों हमारे प्रिंसिपल से एक सुझाव जरूर निकल कर आ रहा है, एक ध्वनि निकल कर आ रही कि अगर आपको ये करना भी है तो ये अर्ली क्लासेस से शुरू होना चाहिए, ना कि 9, 10, 11, 12 से। और फिर ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो होगा किस टाइप का, कौन सी किताबें होंगी, किस टाइप का होगा। इनफैक्ट गांगुली जी भी यही सवाल उठा रहे थे कि अगर आप इसे लागू करेंगे तो इतने बड़े पैमाने पे पुस्तक और वो तमाम, तो इतना ईजी तो नहीं है। अब किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। पास के एग्जाम्पल सब जगह कह रहे हैं, जैसे गांगुली सर ने बताया 85 से ये ट्रायल चल रहे हैं लेकिन कभी सफल नहीं हुए। तो क्या इसके अंतर विरोध का या विरोध का कारण रहा? एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसमें थोड़ा और डीप डाइव करेंगे कि आखिर ये होने से हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा। हो सकता है कि थोड़ी कठिनाइयों के बाद अगर इसमें फायदे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई क्लैरिटी नहीं है कि इससे क्या होगा और क्या नहीं होगा, सिर्फ एक प्रणाली है जिसे हम ट्राई करके फिर से देखना चाहते हैं, तो फिर थोड़े सवाल आएंगे। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। टेस्ट स्टूडेंट के लिए क्या है बेस्ट, इस पर बात हो रही है, अलग अलग राय इस पर निकल कर आई। अब अंतिम चरण में है, थोड़ा क्विकली हम सभी मेहमानों से जवाब चाहेंगे क्योंकि समय रहेगा कम। गांगुली साहब, यहाँ पर अब जो मैं अपने प्रिंसिपल मित्रों से जो सवाल निकल कर आया उसमें यही कि क्या हम इसको
मतलब रिवर्स करते तो अच्छा रहता, निचली क्लासों से शुरू करते अगर करना ही चाहते। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पर शुरुआत करना एक गलत अप्रोच है। गांगुली सर, आपसे सवाल कट गया। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो देखिए, हाँ जी, हाँ जी। बहुत हाँ हाँ देखिए, सबसे बड़ी चीज देखिए, हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए अपने थॉट प्रोसेस में कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसको जो ये डेफिनेटली को भी जो परिवर्तन होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, पर हमारी तैयारी इसमें इस प्रकार की होनी चाहिए, प्लानिंग इस प्रकार की होनी चाहिए और प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे दो तरह की देखिए परीक्षा व्यवस्था होती है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है और एक आपका समेटिव असेसमेंट होती है। बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा समेटिव असेसमेंट है। तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम सपुस्तक परीक्षा प्रणाली को जो है हम इसमें पहले लागू करें, कोशिश करें, और ये हम अवश्य हम लोअर क्लासेस से प्रारंभ करें, कक्षा 5 से 6 से, और पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट लागू हो। इसी बीच में हमारे जो क्वेश्चन पेपर की जो ब्लूप्रिंट है और डिजाइन है उसमें परिवर्तन आए। जो हमारी रोट लर्निंग के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें परिवर्तन करते हुए जैसे आपने बताया कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस उसमें आने चाहिए। और इसी पीरियड में ही हमारे जो पेपर सेटर्स है उनकी एक विधिवत जो जो उनकी जो उनकी भी एम्पावरमेंट हो जाए, उनकी भी ट्रेनिंग हो जाए। तो इस प्रकार ये 2-3 साल का जो पीरियड रहेगा इसे हम बफर पीरियड कहेंगे, और ये अगर ये हम क्रॉस कर सकते हैं तो निश्चय ही हम इस परीक्षा प्रणाली को एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स में, जहां पर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स नहीं है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर नहीं होते हैं, उनमें हम इसको लागू कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की हमें चरणबद्ध तरीके से जो है हमें इसको एक प्लानिंग करनी होगी, और निश्चय ही अगर हम इसको करेंगे तो हम इसमें इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। जी, तो जैन साहब, जैसे आप एग्री कर रहे हैं गांगुली सर की छोटी क्लासेस से शुरुआत करें और करके देखें, और मतलब वहां पे एक ऑप्शनल तरीके से करें, जरूरी नहीं कि उसको मेन पैटर्न बना दे एग्जाम का, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये भी करके एक चांस लेके देखना चाहिए कि भाई इससे क्या बच्चों के अंदर एनालिटिक थिंकिंग, हालांकि उसके लिए पूरा जो पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं कि आपने बुक दे दी और काम हो गया, पर ये वर्क करेगा? नहीं सर, करना चाहिए। सीबीएसई मास्टर है। गांगुली सर को आइडिया होगा कि सीबीएसई ने सीसीई चालू किया था समेटिव फॉर्मेटिव के लिए, ड्रास्टिक फेलियर। फॉर्म बेस्ड क्लास 10th के एग्जाम शुरू किए थे, ड्रास्टिक फेलियर। बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ 10th में शुरू की, 1st to 9th में नहीं शुरू की, ड्रास्टिक फेलियर। सीबीएसई को सीख के पहले जो पिलर्स है टीचर्स उनको ट्रेन करे, पेपर सेटर्स को ट्रेन करे, पेरेंट्स को कन्विंस करे, फिर डेफिनेटली करे इफ रिक्वायर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट करे। वेरी गुड आइडिया फ्रॉम गांगुली सर। बट डायरेक्टली 9th-12th में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया बिना एक्सेप्टेंस को जाने हुए, समथिंग इज फिशी दैट साइड सर। सो मेरा कंसर्न लोअर क्लासेस में फॉर्मेटिव असेसमेंट with the concept of parents and training of teachers can be started. ठीक है, ठीक है। एक कमेंट मैं अभी यहाँ सुवर्णा जी का भी ले लेता हूँ। सुवर्णा मैम, क्या आपके पास कोई रेफरेंसिव एग्जांपल है कि जहां ये सही मायनों में इस्तेमाल हो रही है, हो सकता है कई देशों में हो, मुझे आइडिया नहीं है, तो वहां एक अच्छा रिजल्ट देने में कामयाब रही है, जहां बच्चों में एनालिटिकल थिंकिंग और बेटर क्लियर थॉट प्रोसेस और ये सब डेवलप होती हुई दिखाई दी एग्जाम पैटर्न से? सर देखिए, हमने खुद ने सीबीएसई ने 2014 में भी ये अटेम्प्ट किया था, पर वो उस वक्त फेल हो गया। दे हैड टू रोल इट बैक इन 2017-18। तो अगर हमारा ये डर है कि हम वी आर ट्राइंग, उद्देश्य हमारा ये है कि हम इस अपना करंट असेसमेंट पैटर्न जो रोट लर्निंग पे बेस्ड है और बच्चों के दिलों में बहुत दहशत रह जाती है एग्जाम्स की, अगर उसको इम्प्रूव करने के उद्देश्य से अगर हम ये परीक्षा प्रणाली बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें सर वी हैव टू थिंक इट, गिव इट अ रीथिंक सो दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स। सो शुरू से ही, मतलब छोटे क्लास के बच्चों को और टीचर्स को दोनों को ही ट्रेनिंग देनी शुरू करनी चाहिए। इट मे हैव बीन अ सक्सेस अब्रॉड, बट अभी हमारे बच्चे उसके लिए इक्विप्ड नहीं है। We haven't given them that sort of a background, or we haven't given them that sort of a training where they are focused on analysis and synthesis. अगर हम सडनली उनके ऊपर ये थोप दें कि अगला एग्जाम आपका इस तरह का होगा, तो वो मुश्किल है सर। वो अभी हम We have to take it in stages. चलिए, तो एक बात तो इस डिस्कशन में क्लियर होकर निकल रही है, हमारे तीनों पैनलिस्ट कहीं ना कहीं उसको मान रहे हैं कि अगर आपको ये करना भी है तो स्टार्टेड फ्रॉम द लोअर क्लासेस, ताकि बच्चों में वो अडेप्टेबिलिटी आए, उस सिस्टम को समझे। हायर क्लासेस में एकदम कर देने से हो सकता है कि उल्टा रिजल्ट हो जाए, या वो अडेप्टेबिलिटी ना आए, या आते आते आपका स्कूल 9, 10, 11, 12 जो आखिरी 4 साल होते हैं, तो उसकी जगह नीचे से शुरू किया जाए। और इंपॉर्टेंट है कि इसमें पहले कैरिकुलम,
टीचर्स की ट्रेनिंग, पेपर सेटर्स की ट्रेनिंग और पूरा एक इस कार्यक्रम की समझ वहां अडॉप्टेबिलिटी में आए, तब जाकर ये सही इंप्लीमेंटेशन में आएगा। और शायद इसके जो सोच के इस परीक्षा प्रणाली के बारे में इसको डिजाइन किया गया है कि बच्चों में एनालिटिकल थिंकिंग आए, रट्टाफिकेशन से उनको मुक्ति मिले, कोई एग्जाम प्रेशर जैसी ना लगे, तब वो चीजें शायद सही मायने में लागू हो पाएगी। तो क्योंकि चर्चा का समय सीमित रहता है, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारी बातें यहाँ कर पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एंड आई होप जितने भी दर्शकों ने इसे सुना है वो भी अपने विचार रख रहे होंगे। बिल्कुल आप हमें अपने विचार भी शेयर करें तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे इस पर और चर्चा होती रहेगी। फिलहाल आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।